अस्सलामुअलैकुम। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम। आप जहाँ भी हैं खैर वाफियत से हैं और दुनिया में अमन के हम सभी ख़्वाह हैं। लिटरली इस वक्त अच्छा, सूरत हाल है कि सब लोगों के जहन में दिल पे ज़ुबान पे एक ही सवाल है कि हालात कब बेहतर होंगे। एक्चुअली जब सुबह और हम उठते हैं ना सो के और रात को इतना कुछ देख रहे होते हैं, हर कोई आजकल न्यूज़ तो देख ही रहा होता है और सुबह एक ख्वाहिश होती है कि होपफुली कुछ सेटल हो चुका हो, कुछ ख़त्म हो चुका हो, कोई डील हो गई हो बीच में, बट नथिंग। वी आर स्टिल एग्जैक्टली वेयर इट ऑल स्टार्टेड। उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, लेकिन आज हमने सोचा एक और चीज़ से बात का आगाज़ किया जाए, जैसे कि हमारी क्रिकेट। हाँ जी, बांग्लादेश के खिलाफ हमारी एक सीरीज़ है और 3 मैचों पर मुश्तमिल ये वनडे सीरीज़ है। इसके लिए 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया है और पाकिस्तान वनडे टीम से साइम अयूब और बाबर आजम को ड्रॉप कर दिया गया है। फ़खर जमान कह रहे हैं अनफिट हैं। हसीबुल्लाह हसन नवाज भी वनडे स्क्वाड का हिस्सा नहीं तो होंगे। ये सारे बेसिकली फॉर वट एवर रीजन, वन रीजन और अनदर, ये सारे स्क्वाड का हिस्सा नहीं है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान आपको बता दें सीरीज जो है वो 11 से 15 मार्च जो है ढाका में होगी। शाहीन शाह अफरीदी वनडे इंटरनेशनल टीम की क़यादत जारी रखेंगे। इसके बारे में हम ज़रा डिटेल में बाद में बात करेंगे। वील हैव आवर एक्सपर्ट्स विद अस एज वेल, लेकिन सोचा हम इससे शुरुआत कर लेते हैं। नाउ कमिंग टू द वॉर और ईरान के खिलाफ शुरू की जाने वाली अमेरिका और इसराइल की जंग अब मशरिक़ वस्ता के कोने कोने तक पहुंच गई। लिटरली साइप्रस तक पहुंच चुकी है और 5वां दिन है। अभी हम 5वें दिन में हैं और कितने मुल्क जो हैं अब इसकी लपेट में आ चुके हैं। तो ये सब कुछ हो रहा है और अमेरिका के इत्तेहादी और दीगर खलीजी ममालिक भी समझ रहे हैं कि ईरान के ख़िलाफ़ महज ताकत इस्तेमाल करने से बात नहीं बनेगी। और ये अगर कोई हिस्ट्री में भी पीछे गया होता ना, मतलब ईरान की क्या हिस्ट्री है, तो ताकत इज़ नॉट द थिंग। जितनी रिजिलियंट वो कौम है दे कैन टेक अ लॉट। इसका मतलब ये भी नहीं है कि उन पर इस तरह जो जंग है मुसल्लत की जाए। सभी का ख्याल है कि अल्टीमेटली तो बातचीत के जरिए ही मामला हल होगा, लेकिन जाहिर है अभी उसके आसार पैदा होते नजर नहीं आ रहे। पाकिस्तान तो शुरू दिन से ही ईरान के साथ मामलात को सिफारती तरीके से हल करने पर जोर देता आया है। आज भी पाकिस्तान का यही मौक़िफ़ है कि मसले को सिफारती कोशिशों से ही हल करना होगा। खित्ते की सूरत हाल पर आज बड़ी अहम हमारी मीटिंग हुई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वज़ीर आज़म हाउस में पार्लिमानी जमातों के रहनुमाओं और नुमाइंदों का इजलास हुआ है। अच्छा, इजलास में चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी, स्पीकर सरदार अयाज सादिक, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी, सदर JUI मौलाना फजल रहमान समेत दीगर वज़रा भी शरीक हुए। तहरीक इंसाफ का कोई रुकन इजलास में नहीं आया। दफ्तर खारजा हुकाम ने ईरान इजराइल तनाज़े के बाद मुल्की खारजा पॉलिसी और मगरबी सरहद पर अफगान तालिबान रजीम के खिलाफ जारी ऑपरेशन से मुतालिक आगाह किया। और ज़राए के मुताबिक आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इजलास के शुरका को मशरिक़ वस्ता की क़यादत से राब्तों पर एतमाद में लिया। जो भी उनकी अभी तक टॉक्स हुई हैं, जो भी राब्ते हुए हैं, वो उन्होंने बयान किए और शेयर किए। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने कल ऐवान में एक तरह से पाकिस्तान की पॉलिसी भी वाज़ेह दी थी, जो बिल्कुल क्लियर है कि पाकिस्तान बातचीत के ज़रिए मसले का हल चाहता है और इसके लिए अपनी कोशिशें जारी रखेगा। सुनिए क्या कहा था उन्होंने। पाकिस्तान अपना जो जिम्मेदारी है उसने निभाया भी है और इंशाल्लाह निभाएगा भी, क्योंकि ईरान हमारा ब्रादर मुल्क है। लो की में बैकडोर में रह के हमने डिप्लोमेटिक एफर्ट्स बहुत किए हैं ताकि ये मामला कहीं सुलझ जाए। वो तमाम ममालिक मैं समझता हूँ कि अगर ये काउंटर अटैक फौरी तौर के ऊपर इन पे ना होता तो हम इनको भी साथ खड़ा करते और एक जॉइंट वॉइस हमारी होती इसराइल और अमेरिका के इस एक्शन के खिलाफ। मेरा ख्याल है ज़ाहिर है सूरत हाल बड़ी क्रिटिकल है। हमारा अपना भी एक महाज खुला हुआ है और दुनिया में जो जंग की सूरत हाल है, पर्टिकुलरली हमारे नेबरिंग कंट्री पे अमेरिका और इसराइल ने मिलकर हमला किया हुआ है और ईरान उस हमले का भरपूर जवाब भी दे रहा है। और ज़्यादातर GCC कंट्रीज़ और मशरिक़ वस्ता में मुल्कों में अमरीकी एसेट्स को ही निशाना बना रहा है। ये सूरत हाल किस तरफ जाएगी, हम क्या मौक़िफ़ आगे इख्तियार करते हुए नज़र आएंगे। राना सनाउल्लाह हमारे साथ मौजूद हैं, मुशीर हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान के। बहुत शुक्रिया राना साहब। राना साहब, ज़ाहिर बड़ा क्रिटिकल माहौल है। हम वैसे तो रमज़ान हमारे लिए इबादतों बरकतों रहमतों का महीना होता ही है, लेकिन ये रमज़ान ज़रा टफ चल रहा है पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए। एक तरफ हमारा अपना महाज गर्म है, दूसरी तरफ ये जंग भी है। क्या नज़र आ रहा है आपको, पर्टिकुलरली व्हेन इट कम्स टू द मीटिंग दैट यू हैव जस्ट हैड? क्या डिस्कस हुआ, आप हमसे कुछ तफसील शेयर कर सकते हैं? देखिए, मुस्तकबिल के बारे में तो अंदाज़ा ही हो सकता है।
बाकी अल्लाह ताला से दुआ भी है और हमारी कोशिश भी है कि जहाँ तक ईरान की जंग का मसला है, जो जंग ईरान पे मुसल्लत की गई है, तो उसमें हमारी डिप्लोमेटिक महाज के ऊपर जो है वो ये कोशिश है कि ये जो है ये कोई किसी एग्रीमेंट पे, किसी समझौते पे जो है वो कंक्लूड हो जाए। इससे पहले भी जो मुज़ाकरात होते रहे हैं उसमें हमारी अस्करी और सियासी क़यादत ने अपना भरपूर किरदार अदा किया है कि ये मामला जो है वो इसमें कोई एग्रीमेंट हो जाए। एक तो ये कोशिश है। दूसरी फिर इससे आगे कोशिश ये है कि ईरान और इसराइल के दरमियान तो जो भी सूरत है वो तो है, उसमें तो जो है वो बिल्कुल ईरान को ये हक पहुंचता है कि वो जो भी उसके ऊपर यानी अग्रेशन हो रहा है तो उसका वो जवाब दे। लेकिन आज जो यहाँ पे मीटिंग में डिस्कशन हुई है तो उसमें जो पार्टिसिपेंट्स थे उनकी भी यही राय थी और प्राइम मिनिस्टर साहब ने और वजीर खारजा डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार साहब ने भी यही ब्रीफ किया कि उनकी ये कोशिश है कि ईरान का जो जवाब है वो उसमें जो दूसरे मुसलमान खलीजी ममालिक हैं जिसमें सऊदी अरब है, अमारात है, कतर है, बहरीन है, जॉर्डन है, तो ये मामला ना हो, क्योंकि इससे जो है वो फिर जी राना साहब जो है वो और ज्यादा जो है वो मुसलमान मुल्कों का जो एक स्टांस है या जो इत्तेहाद है तो उसमें फिर और ज्यादा कमजोरी आती है। जी राना साहब, ऑब्वियसली दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। हाउएवर अभी 5 दिन हो चुके हैं और हमने ऐसी कोई जिसको कहते हैं ना कि जवाबी फायर या इन गल्फ कंट्रीज से, इन ममालिक से हमने नहीं देखा। शायद उनको भी ये लग रहा होगा कि अमेरिका कर ही रहा है तो हमें शायद करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अमेरिका की तरफ से, सदर ट्रंप की तरफ से जितनी भी अभी तक स्टेटमेंट्स आ चुकी हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेज आ चुकी हैं, कल वो बैठे हुए थे अपने जर्मन एक काउंटर पार्ट के साथ, थोड़ी सी कंफ्यूजन और ज़्यादा होती है, जैसे कि अभी तक इस जंग का जवाब नहीं समझ आई, क्योंकि पहले वो कहते हैं रिजीम चेंज है, मार्को रूबियो कुछ और कहते हैं, उसके बाद ये भी अभी तक नहीं पता चला कि वो इनके क्या मकासद हैं जो वो हासिल करना चाहते हैं, वो भी एंड रिजल्ट अभी नहीं समझ आ रही। तो आपको ये सिनारियो देखते हुए लगता है कि ये जंग इनडेफिनेटली भी चल सकती है, क्योंकि ये अभी ख़त्म तो नहीं होने वाली? देखें, शायद अमेरिका की भी यही असेसमेंट थी कि शायद वो जो पहला अटैक जो कि उन्होंने यकीनन पहले से प्लान किया हुआ होगा, जिसमें ईरान को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा है, न सिर्फ यानी दूसरे डैमेज की सूरत में, बल्कि जो उनकी जो लीडरशिप है और सुप्रीम कमांडर उनके जो है वो शहीद हुए। तो शायद अमेरिका की ये प्लानिंग हो कि इसके बाद जो है वो ईरान जो है वो पीछे हट जाएगा या दूसरे लफ्जों में कि वो इनकी तमाम शराइत को यकतरफा तौर पे तस्लीम कर लेगा। लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ। ईरान ने आगे से जो है वो बड़ा रेजिस्ट किया है, रिजिलियंस का मुजाहरा किया है, और इससे लगता ये है कि ये जंग जो है ये थोड़ा तूल पकड़ेगी, लंबी होगी। और ये तो सभी का ही असेसमेंट है कि अगर ये जंग तूल पकड़ती है तो इसमें फिर अमेरिका को जो है वो मुश्किलात। लेकिन अभी राना साहब आपने कहा कि हमने तशवीश का इजहार किया है कि जिस तरह दीगर मशरिक़ वस्ता के ममालिक को निशाना बनाया जा रहा है उस पर तशवीश है। अब सिर्फ तशवीश का इजहार ही किया गया है या फिर इसके लिए अमली इक़दाम अब तक क्या उठाए गए हैं? आप लोगों को क्या ब्रीफिंग मिली या आपने शुरका को क्या बताया बहैसियत हुकूमत? मतलब ईरान से आप लोगों ने पाकिस्तान ने ईरान से बात की है कि हाँ जी ये सऊदी अरब को ना निशाना बनाएं, दुबई पे ना हमले करें, बहरीन पे ना करें, दोहा पे ना करें? क्या हमारी अब तक ये कम्युनिकेशन हुई है? इस बारे में हमारी सियासी और अस्करी क़यादत ने इससे पहले भी राब्ते किए हैं और आज भी उन्होंने यही ब्रीफ किया कि वो इस बारे में जो है वो राब्ते कर रहे हैं और उनकी कोशिश ये है कि जो कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है वो दूर हो और ये इस तरह के हमले जो है ईरान की तरफ से वो नहीं होने चाहिए।
और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार साहब ने कल भी अपनी स्पीच में भी कहा था, फिर आज उन्होंने उस बात को और ज़्यादा जो है वो तफसील के साथ बयान किया कि किस तरह से उनकी एंगेजमेंट हुई। और ईरान ने कहा कि जी ठीक है, अगर सऊदी अरब हमें इस बात को गारंटेड कर दे कि उनकी सरजमीन जो है हमारे खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी, तो फिर हम इस किस्म का कोई जो है वो अटैक नहीं करेंगे। ये तो मुबालिक पहले ही गारंटी कर रहे थे कि इनकी सरजमीन ईरान पर हमलों के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी, लेकिन फिर भी इन पे हमले किए गए और यूएई ने भी ये क्लियर किया था। फिर इसके बावजूद फिर ईरान की तरफ से शायद वो ऐसी बात हुई है कि जी नहीं इस्तेमाल हुई है, सही है, तो उसके ऊपर भी कि ये क्लैरिटी हो जाए, तो इस बारे में भी पूरी एंगेजमेंट जो है वो हो रही है। और उनका ये कहना था कि काफी पॉजिटिव डेवलपमेंट है। सऊदी और ईरान डायरेक्ट राब्ते में हैं या फिर हम बीच में पड़े हुए हैं इस कम्युनिकेशन? नहीं, ये राब्ते का काम जो है ये पाकिस्तान ही कर रहा है। अच्छा, तो ये तो बड़ी अच्छी बात होगी। अब बताएं कि हमारे राब्ते किस किस से हो चुके हैं खलीजी ममालिक में, मतलब दुबई, दोहा, सऊदीया, इनसे क्या हमारे डायरेक्ट राब्ते भी हैं? सभी से ऑलमोस्ट प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये सारे मुल्कों के साथ जो राब्ते हुए हैं, जो उनसे गुफ्तगू भी हुई है, और इसके ऊपर जो उन्होंने कंसर्न जाहिर किए कि जी ये हमें मुसलमान मुल्कों को आपस में जो है। तो राना साहब, आपको क्या सेंस मिली है फिर, अगर राब्ते हो रहे हैं, कि कोई प्रेशर डाला जाएगा अमेरिका पे कि अब इन मिसाइल्स को, मतलब द पॉइंट हैज बीन मेड और जो कुछ हदफ उन्होंने हासिल करने थे वो भी थोड़े बहुत हो गए, अब इसको रुकना चाहिए, तो कोई प्रेशर बनने वाला है? आपको कुछ ऐसी सेंस मिला है? इसमें जो है वो एक स्ट्रेटजी जो है वो कार्व आउट हुई है तमाम लोगों की कंसल्टेशन से। जिस तरह से बिलावल साहब ने कोई मशवरा दिया, फिर मौलाना साहब ने, बाकी तमाम जितनी भी जो है वो पार्टीज के हेड और पार्लिमानी लीडर बैठे थे, तो उसके बाद फिर कि ये हमें ये कोशिशें जो है ये किस तरह से करनी चाहिए और किस किस को जो है वो इसमें इन्वॉल्व करना चाहिए, तो उसके ऊपर जो है वो एक क्लैरिटी हुई है। लेकिन अभी उन ममालिक का नाम लेना शायद मुनासिब ना होगा कि जिनके मुतल्लिक ये जिक्र किया गया कि उन ममालिक को भी रिक्वेस्ट की जाए कि वो भी दरमियान में आए और पाकिस्तान की इस हिस्से में मदद करें, और अमेरिका को भी ये बाबर करवाया जाए कि वो जो है वो एग्रीमेंट, क्योंकि इससे पहले भी जो है वो एग्रीमेंट में काफ़ी पेशरफ्त हो चुकी थी, और उसके बाद ये हमला जो है इसका कोई हमारी सेंस के मुताबिक तो जवाब नहीं। देखिए, अमेरिका को तो हम बावर कराएंगे, लेकिन आपको पता ही है इजराइल की शह पे जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं। क्या हम उम्मीद रखें पाकिस्तान इन सिफारती कोशिशों के बाद, क्या हम उम्मीद करें कि एटलीस्ट जो GCC कंट्रीज पे हमले हो रहे हैं ईरान की तरफ से वो रुक जाएंगे आने वाले चंद दिनों में? देखें, अगर GCC कंट्रीज के ऊपर जो है वो हमले रुक जाएं और वो कंट्रीज जो हैं वो भी इस बात में शामिल हो जाएं, वो अपना वजन इसी बात में डालें कि ये जंग बंद होनी चाहिए और एग्रीमेंट होना चाहिए, और ये जंग जब इसके फौरी नतीजे नहीं निकले, तो ये जो तमाम इवेंट्स या जो सूरत हाल सामने आई है, तो इसमें जो है वो एग्रीमेंट के ज्यादा चांसेस जो है वो नजर आ रहे हैं। देखिए, अमेरिका पे प्रेशर डालने, ईरान की भी ये तवक्को थी कि अमेरिका पे प्रेशर डालेंगे, क्योंकि देखिए पाकिस्तान की एक से है, पाकिस्तान का अपना वजन है, लेकिन सऊदी अरेबिया और दीगर गल्फ कंट्रीज की, पर्टिकुलरली सऊदी अरेबिया, UAE एंड दोहा की भी जितनी इन्वेस्टमेंट्स अमेरिका में हैं, इंक्लूडिंग ट्रंप के फैमिली बिजनेसेस एंड AI डेटा सेंटर्स एंड आपको पता है सारी पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री एंड इकोनॉमी, ये तो प्रेशर डाल सकते हैं अमेरिका पे। तो क्या इस सिलसिले में भी हमने अपने दोस्त मुल्कों से बात की है कि आप सदर ट्रंप को भी रागिब करने की कोशिश करें? जी, इसमें बिल्कुल जो बात प्राइम मिनिस्टर साहब की इन तमाम मुल्कों के सरबराहों से हुई है, लेकिन उनका भी आगे से कंसर्न ये है ना कि उनका ये कहना है कि ये जो अड्डे हैं वो उन्होंने कल तो नहीं दिए अमेरिका को, जो वहाँ पे जो उसके मिलिट्री बेस हैं, तो वो तो काफ़ी पहले के बने हुए हैं, तो इसलिए उनका ये मौक़िफ़ है जिसको कि पाकिस्तान भी दुरुस्त तस्लीम करता है, और पाकिस्तान की भी ये राय है कि ईरान को जो है वो इनके ऊपर हमले नहीं करने चाहिए, और ये सारे हमले जो है वो मिलिट्री बेस के ऊपर हुए भी नहीं है, उसके अलावा वो एयरपोर्ट्स के ऊपर हुए हैं, बाकी
जो जगहों पे हुए हैं जो कि बिल्कुल उन मिलिट्री बेसिस का हिस्सा नहीं है। तो ये जो चीज़ है अगर ये रिजॉल्व हो जाती है तो फिर यकीनन ये ममालिक जो है ये अपना वज़न जो है वो इस पलड़े में डालेंगे। राणा साहब, हम खुद एक जंग में मुब्तला हैं इस वक्त। ग़ज़ब लिल हक़ जो है उसके हवाले से आपसे अपडेट चाहेंगे, क्या वो ऑपरेशन चल रहा है? क्योंकि लास्ट जब हमें ये पता चल रहा था वज़ीर आज़म ने भी यही कहा था कि जब तक सारे टारगेट्स हम हासिल नहीं, डिस्कशन भी हुई है जी बिल्कुल, करेंगे तो हम लगे रहेंगे और ये ऑपरेशन जारी रहेगा। तो क्या इंटेंसिफाई हो रहा है ये ऑपरेशन? कोई इस पे कल मीटिंग में कोई आजकल में बातचीत हुई है? नहीं, इसमें जो है वो जो पाकिस्तान का हदफ था, जो स्ट्रेटेजिक यानी प्लानिंग पाकिस्तान इस सिलसिले में जो अचीवमेंट्स चाहता था वो ऑलमोस्ट जो है वो हासिल हो चुकी हैं। और अब उनको जो है वो फोर्टिफाई जो है वो किया जा रहा है और वो यही है, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि वो अपनी सरजमीन को जो है वो हमारे खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल ना होने दे। और हम एक बफर जो है वो जोन बीच में चाहते हैं कि जो एक ऐसा जो है वो बफर जोन हो कि जिसकी भले जो निगरानी है वो दोनों मुल्क मिलके कर लें या हमारे दोस्त ममालिक को भी इस बारे में जो है वो उनको ज़हमत दी जा सकती है या उनके ऊपर एतमाद किया जा सकता है। तो क्योंकि अफगानिस्तान इस पे भी राजी नहीं हो रहा था और फिर दहशतगर्दी के वाक़यात में भी वो मुसलसल और तसलसल के साथ जो है वो लगे हुए थे, तो इसलिए फिर ये ज़रूरी था कि जो उनके ऐसे ट्रेनिंग सेंटर्स और जो ऐसी उनकी चेक पोस्ट जो बिल्कुल ही यानी बॉर्डर के ऊपर हैं, जो कि सिर्फ काम ही ये करती हैं कि वो फायरिंग करके जो है वो एंगेज करती हैं और उसके बाद उनको जो दहशतगर्द उनको नीचे से गुजार देती हैं और वो आगे यहाँ पे दहशतगर्दी करती हैं, वो उनको एक्सेस देती हैं। तो उनको जो है वो खत्म किया जाना ही जो है वो फिर साहब आपने अहदाफ भी हासिल कर लिए, ये बफर जोन का आइडिया भी था, आपने कहा पहले भी अफगानिस्तान राजी नहीं हो रहा था। सो अब हमने भारी भरकम नुकसान भी पहुंचाया है, जाहिर है वहाँ पे मुख्तलिफ अहदाफ हमने हासिल किए हैं। अब कितना राजी हो रहे हैं वो या हो गए हैं? नहीं, अब तो फिर जब अगर हम उन ट्रेनिंग सेंटर्स को और उन चेक पोस्ट को जहाँ से वो ये काम कर रहे थे, एक्सेस दे रहे थे दहशतगर्दों को, तो जब उनको खत्म ही कर दिया जाएगा तो फिर उनके राजी होने या ना होने का तो बट राणा साहब, वी ऑल नो कि अफगानिस्तान जाहिर है दहशतगर्दों की नर्सरी भी है। सो हम जितने भी खत्म कर लें, वी ऑल्सो हैव टू एंगेज इन टॉक। सो हमारी किसी सतह पे अब अफगान हुकाम के साथ कोई एंगेजमेंट है, हो रही है? और ताकि ये आइंदा भी ना हो ना, मतलब ये रोज रोज तो ऑपरेशन इतना बड़ा नहीं होगा। देखिए, उनके साथ एंगेजमेंट इससे पहले जो है वो बहुत दफा हो चुकी है, हमारे साथ बहुत दफा हुई है। फिर उसके बाद जो दोस्त ममालिक हमारे थे उनके जरिए से हुई है, उसके बाद भी हुई है। तो मामला ये है कि उनको जो हमारी डिमांड है वो तो इतनी सादा है कि हम तो उनसे कुछ चाहते ही नहीं है, हमारी तो कोई डिमांड ही नहीं है बात हुआ इसके कि भाई आप ये काम ना करें। तो अगर वो इससे पीछे हट जाएं तो हमारे तो कोई उनके साथ झगड़ा ही नहीं है, बल्कि हम तो हर तरह की फैसिलिटी पिछले 40 साल हो गए उनकी खिदमत करते हुए और हम तो उस खिदमत को जारी रखने को तैयार हैं। लेकिन वो ये बात क्योंकि उनकी समझ में नहीं आ रही थी और उसकी समझ में ना आने की एक बुनियादी वजह जो है वो हिंदुस्तान भी है, जो कि उनको इस मामले में जो है वो फंड्स और ट्रेनिंग फैसिलिटीज और अच्छा राणा साहब, आप सब लोग तो बैठे हुए थे सर जोड़ के और आपने कहा कि ज़्यादातर अहदाफ हासिल हो गए हैं। लेट्स सी के आगे क्या होता है। ऑपोजिशन की तरफ से पीटीआई एक बड़ी जमात है, वो लोग नहीं आए। सो क्या आपने तो कल मुलाकातें भी की थी ऑपोजिशन के रहनुमाओं के पास जाके, सो कोशिश थी आपकी या कोई राब्ता था? मैं कल खुद जो है वो अपोजिशन का जो चैम्बर है मैं वहाँ पे हाजिर हुआ था और मेरे साथ डॉक्टर तारक पल्लू साहब भी थे, अंजम वकील साहब हमारे MLA वो भी थे। तो वहाँ पे फिर महमूद खान अचुगी साहब से और गौहर खान साहब से मुलाकात हुई। तो उनको यही रिक्वेस्ट मैंने की कि ये एक नेशनल इशू है, हमारी जमाती और जो है वो जाती सियासत अपनी जगह पे,
लेकिन इसके ऊपर हमें बैठना चाहिए और इसके ऊपर आपको अपना जो है वो अपनी राय देनी चाहिए और अपने आपको कंट्रीब्यूट करना चाहिए। तो उसके बाद फिर राजा नासिर अब्बास साहब जो अपोजिशन लीडर हैं सेनेट में, वो भी तशरीफ ले आए थे। तो उनके साथ इस बारे में बात हुई और वो बड़े पॉजिटिव थे। लेकिन उन्होंने कहा मुझे ये कि जी हम जो पॉलिटिकल कमेटी है हमारी, हम ये मामला उसमें रखेंगे, तो वो फिर फैसला जो है वो उससे हम फिर आपको सुबह आगाह कर देंगे। तो आज सुबह फिर उनकी तरफ से यही इंफॉर्मेशन मिली कि जी पॉलिटिकल कमेटी में कुछ लोगों ने ये राय तो जरूर दी कि हमें जाना चाहिए, लेकिन ये है कि अक्सरियत से फैसला यही हुआ कि जी वो हमारी मुलाकात करवाएं तो फिर हम जाएंगे। तो इस तरह से फिर वो नहीं आ सके। यानी कंडीशन है जो लगा दी गई। मुलाकात का कोई नहीं बन सकता सीन, सूरत हाल नहीं बन सकती, मुलाकात करना किसी भी कैदी का हक है, जाहिर है। आज तो दिन नहीं था, वो मुमकिन नहीं था। हाँ, लेकिन आगे का वादा कर आगे लेते चल के, बल्कि हमने उनसे ये भी कहा था कि देखें अगर आप एक कौमी इशू के ऊपर अगर आप बेलौस आके कंट्रीब्यूट करते हैं, आप बैठते हैं, तो फिर ये बाकी चीजें भी जो हैं उनमें भी आसानी हो सकती है। तो आप ये कह रहे हैं कि अगर वो आ जाते हैं आज तो शायद मुलाकातें भी आसान हो जाती। यानी उसमें देखे ना, अगर वो आके अपना एक जो है वो नेशनल जो किरदार है, कौमी किरदार है, वो अदा करते और वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर से कोई उनको हमने रोक तो नहीं देना था कि कोई और बात ना करें, तो वो बात भी वो कर सकते थे। बाकी लीडरशिप भी बैठी थी। तो एक हट के एक बाइकआउट का एक जो है वो आइसोलेशन का रवैया जो है ना, वो तो कुछ पे नहीं करता। लेकिन ये बात उनकी समझ में जो है वो नहीं आ रही है। वो यानी को पिछले 12-14 साल से 15 साल से जो है वो इसी बात के ऊपर जो है वो पड़े हुए हैं कि ना वो डायलॉग पे यकीन रखते हैं, ना वो सियासी जमातों के साथ मुकालमा करने पे यकीन रखते हैं। तो ये और यही वो चीजें हैं जिनकी वजह से वो इस हाल को पहुंचे हैं। बहुत शुक्रिया आपका राना साहब, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू। All right, that was all the updates and that of was a lot of course, updates. that was a lot of हर टॉपिक पे हमने उनसे अपडेट जो एक लेनी थी, एंड ऑफ कोर्स द होल आइडिया is कि आप लोग अपडेटेड रहेंगे। So, दो तीन बुनियादी चीज़ें ये हैं कि पाकिस्तान राब्ते में मुसलसल पाकिस्तान के थ्रू ही राब्ता हो रहा है सऊदी अरेबिया और ईरान का भी, और पाकिस्तान की कोशिश ये है कि ईरान की तरफ से जो इन ममालिक पे हमले किए जा रहे हैं वो किसी तरह बंद हो जाएं। और गज़ब लिल हक में भी जो टारगेट्स थे वो भी मोस्टली अचीव कर लिए गए हैं, बट द ऑपरेशन इज स्टिल ऑनगोइंग। इट्स नॉट एज इफ के ऑपरेशन रुक गया हो। और ये भी उन्होंने कहा है कि अगर ये आ जाते आज पीटीआई वाले तो शायद मुलाकात की राह भी हमवार हो जाती। ब्रेक ले रहे हैं, वापस आएंगे थोड़ी देर में। अमेरिका इसराइल की ईरान के खिलाफ शुरू की गई जंग जैसे जैसे तूल पकड़ रही है, आलमी मईशत पर भी इंतहाई खौफनाक असरात मुरतब हो रहे हैं। खासतौर पर स्टॉक मार्केट्स जो हैं वो बिल्कुल एविएशन इंडस्ट्री तो असरात दिखा रही हैं। पूछे आप क्या हुआ है उसका। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें जो हैं वो मजीद बढ़ गई हैं और ब्रेंट खाम तेल $83 फी बैरल की सतह पर पहुंच गया है। पाकिस्तान इस वक्त IMF से मुज़ाकरात कर रहा है। बेहतर होगा कि इस मामले पर IMF को भी एतमाद में लिया जाए। तवानाई बहरान की सूरत में पाकिस्तानी अवाम में अब इतनी सख्त लिटरली नहीं है कि वो पेट्रोल पहले ही कितनी बढ़ गई हैं, मजीद इजाफा बर्दाश्त कर सकें। यूरोप में ना गैस की कीमतों में इजाफा जारी है और ऑलमोस्ट 50-60% तक ऊपर चीज़ जारी है, और शिपिंग कंपनियों ने किरायों में गैर मामूली इजाफा कर दिया है। यही वो वजूहात हैं। और फी कंटेनर $1500 से $3500 वॉर रिस्क सरचार्ज लगा दिया गया। फी कंटेनर की बात हो रही है, तो हमारे एक्सपोर्टर्स के लिए ये और महंगा हो गया है सौदा। अच्छा, फ़िज़ाई सर्विस जिस हम ये बात कर रहे हैं, मुतासर होने से एयरलाइन कंपनियां शदीद नुकसानात से दो चार हैं, और मशरक़ वस्ता के 8 ममालिक की फ़िज़ाई हदूद जो है वो 5वें रोज़ भी मुअत्तल है। कुछ स्पेशल फ़्लाइट्स जो हैं वो इधर उधर जा रही हैं फॉर द पीपल हु आर स्टक एट द एयरपोर्ट्स। और पाकिस्तान में भी आज 166 परवाज़ें मनसूख हुई हैं। टूरिज़म इकोनॉमिक्स की रिपोर्ट के मुताबिक मशरक़ वस्ता में जंग से खत्ते की सयाहत को अब बहुत नुकसान पहुंचा है। 60 अरब अमरीकी डॉलर्स तक का खदशा है, नुकसान का खदशा है कि जाएगा। जंग जारी 2026 में खलीजी मुल्कों में गैर मुल्कियों की आमद 11 से 27% कम हो सकती है। एंड मतलब एक एविएशन इंडस्ट्री है, फिर जो टूरिज्म का पूरा ज़ाहिर हब है। अभी मार्च अप्रैल तक सीजन ही था, वो तो अभी ये भी नहीं देखा भी नहीं गया कि एक्चुअली उसमें कितना लॉस हो रहा है। खुर्रम शहजाद हमें ज्वाइन कर चुके हैं, मुशीर वजीर ख़जाना है, उनसे बात करते हैं। ये बताइएगा सबसे पहले तो खुर्रम, अभी जो जंग चल रही है लग तो ऐसा ही रहा है कि अभी ये मामला
शुरू हुआ है और लंबा चलेगा। हर चीज़ से, इंडिकेटर से हमें यही लग रहा है। तो पहले तो बतौर माहिर मईशत ये बताएं कि आलमी सतह पर इसके क्या असरात हो सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया मुझे लेने के लिए। देखें, जो एनर्जी है ना, ये की इंग्रेडिएंट है ग्लोबल इकोनॉमी का। किसी भी इकोनॉमी की जो बेसिक जो इनपुट होती है वो एनर्जी होती है, और एनर्जी मार्केट्स में अगर डिसरप्शन होती है तो नेचुरली पूरी दुनिया पे उसका इम्पैक्ट आता है। और आप देख भी रहे हैं कि इसमें दो चीजें हैं, एक एनर्जी सप्लाईज खासकर ऑयल एंड गैस, और दूसरा एनर्जी रूट्स। ये दो बड़ा जो है वो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। और खासकर मिडिल ईस्टर्न जो बेल्ट है पूरी, ये आपको पता है दुनिया में बहुत सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट करती है जहां तक ये तेल का ताल्लुक है, गैस का ताल्लुक है। और फिर ये रूट्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं कि किस तरह से ये जो सप्लाईज हैं पहुंचती हैं दुनिया की बड़ी इकोनॉमीज की तरफ। और खासकर एशियन इकोनॉमीज आप देखें, जो चाइना की इकोनॉमी है, जापान है, इंडिया है, पाकिस्तान है, और दूसरी जो एशिया पैसिफिक की इकोनॉमीज हैं, ये ज्यादा ग्रोइंग इकोनॉमीज हैं। इनको ज्यादा जो है जरूरत पड़ती है एनर्जी की। और अगर यहाँ पर डिस्ट्रप्शन हो रही है और ये कॉन्फ्लिक्ट की वजह से हो रही है, जंग की वजह से हो रही है, तो नेचुरली ये सारी इकोनॉमीज की ग्रोथ पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा, इन्फ्लेशन पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा, एक्सटर्नल अकाउंट्स पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये जो एनर्जी मार्केट्स हैं, ये अगर प्रोलॉन्ग्ड बेसिस पे, यानी कि बहुत लंबे अरसे तक अगर इस तरह से रहती हैं, तो ऑफकोर्स तेल की कीमतें बढ़ती हैं, गैस की कीमतें बढ़ती हैं, जो बढ़ी भी हैं, आपने देखा भी है। और अगर कोई जो है इसकी कोई फोर्सिबल फ्यूचर उसका नजर नहीं आता कि लेट से 4 हफ्ते तक रुकती है, नहीं रुकती है, 4 हफ्ते के बियॉन्ड भी जाती है, तो उसका इम्पैक्ट फोर्स सबसे पहली चीज ये होगी कि एनर्जी प्राइसेस जो है बढ़ती रहेंगी। और एक उसका इम्पैक्ट ये होगा कि इन्फ्लेशन पे आएगा। हुकूमती नुमाइंदे, आपसे हम सर्टनली ये जानने में इंटरेस्टेड हैं कि हमारी तैयारी क्या है। तवानाई का बहरान खड़ा हुआ तो हम भी सर्टनली उसकी लपेट में आएंगे। शिपिंग लाइन्स वगैरह का मसला पहले ही चल रहा है। सो व्हाट आर वी प्रिपेयर्ड फॉर, क्योंकि हमें बड़ा क्लोजली मॉनिटर करना होगा इसको। जी एब्सोल्युटली। देखें, दो चीजें, एक तो ये कि ग्लोबल इकोनॉमी जिस तरह से शेप होगी, ये ग्लोबल फैक्टर्स की वजह से, रीजनल फैक्टर्स की वजह से, उसका हम भी ऑफ कोर्स उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि एक प्रोएक्टिव अप्रोच जो है वो जरूर है। पाकिस्तान में आपने देखा होगा प्राइम मिनिस्टर ने एक कमेटी बनाई है फाइनेंस मिनिस्टर साहब के चेयरमैनशिप में, और ये रोज जो है मुलाकात हो रही है, रोज स्टॉक टेकिंग हो रही है, रोज जो है ये देखा जा रहा है कि हमारे पास कितने जो है पेट्रोल के रिजर्व्स हैं, कितने डीजल के रिजर्व्स हैं, कितने क्रूड ऑयल के रिजर्व्स हैं, कितनी गैस है हमारे पास, और हमें और किस तरह से बिल्ड करना है। देखिए, बड़ी अच्छी बात ये पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक अलायंस है मिडिल ईस्टर्न इकोनॉमीज के साथ, खासकर सऊदी अरेबिया, खासकर यूएई और ये इस कतर के साथ, इस तरह की इकोनॉमीज के साथ। और आपने देखा है कि हमारे सऊदी अरेबिया के साथ बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिलेशंस है, और उनके साथ स्ट्रेटेजिक रिलेशन का मतलब ये होता है कि कभी वॉर लाइक सिचुएशन हो या इस तरह की इमर्जिंग सिचुएशन हो, तो उसमें आपको जो है वो प्रायोरिटी मिले। और ये जो है आपको नजर भी आ रहा है और मिलेगा भी। और इसमें बहुत सारी फाइनेंशियल सपोर्ट भी होती है, आपको पता है, और ऑयल की डायरेक्ट सपोर्ट भी होती है। डेफर्ड पेमेंट पे ऑयल हमें मिलता है कि जी आप कीमत आगे कर दें, और कीमत जो है पेमेंट आगे कर दें और ऑयल आज ले लें। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें अरेंजमेंट ऑलरेडी इन प्लेस हैं। और शुक्र की बात यह है, अल्लाह का शुक्र है कि हमारे पास जो आज रिजर्व्स हैं जो सफिशिएंट हैं, काफी ज्यादा हमारे पास, और कोई घबराने की जरूरत नहीं है। हम बिल्कुल वेल प्लेस्ड हैं। लेकिन ये जरूर है कि आपको आगे जाते हुए जो है वो इम्पैक्ट्स नजर आ सकते हैं अगर ये प्रोलॉन्ग होती है चीज इन टर्म्स ऑफ प्राइस, लेट्स से इन टर्म्स ऑफ पास ऑन हो सकता है। तो नेचुरली जो ग्लोबल फैक्टर्स होंगे उसका इम्पैक्ट होगा। चलिए, यू आर सेइंग वी आर स्टिल एट द मोमेंट इन अ कंफर्टेबल पोजीशन। ये बताएं कि तेल की कीमत में अब रोज़ाना की बुनियाद पर उतार चढ़ाव होगा। ऑब्वियसली सप्लाई का इशू तो ऑलरेडी है। वैसे तो ओगरा का ये डोमेन है, लेकिन वजारत ख़जाना का भी गहरा ताल्लुक है इससे। क्या अब हर 15 दिन बाद कीमतें बदलने वाली पॉलिसी ही चलनी चाहिए, या फिर हंगामी सूरत हाल है? दीज आर अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन जो इस वक्त बनी हुई है, इसमें कुछ और गैर मामूली फैसले भी करना पड़ सकते हैं। जी बिल्कुल। देखें, गैर मामूली फैसले हो सकते हैं, वो जब सिचुएशन आएगी तो उस वक्त देखा जाएगा। लेकिन इन प्लेस ये डिस्कशंस बिल्कुल हैं कि किस तरह से कंजर्वेशन पॉलिसी हम अपना सकते हैं, कैसे 2 घंटे 2 दिन या 1 दिन या 2 दिन पूरा का पूरा जो है हम किस तरह वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं, किस तरह रोड पे गाड़ियां कम से कम हो, किस तरह मार्केट जल्दी बंद हो, कंजर्वेशन पॉलिसी जो होती है एनर्जी की, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ऑलरेडी टूल्स वो हैं जो कि यूज करके और आप जो है काफी हद तक अपने आप को बेहतर कर सकते हैं, ताकि आपकी सप्लाई और डिमांड में एक तनासुब रहे। ये ना हो कि जी आपकी जो है सप्लाई हो ना और डिमांड बढ़ती रहे।
तो डिमांड को आपने बड़ा तरीके से जो है वो हैंडल करना है, और इसमें प्राइस की जो है वो चेंजेस भी आ सकती हैं। इसके अंदर जो है और बहुत सारे टूल्स हैं जिसके थ्रू आपके जो एनर्जी की सप्लाईज है और एनर्जी की डिमांड है इनको कंटेन किया जा सकता है। तो डेफिनेटली इसमें आप एक हफ्ते की प्राइस चेंज कर लें, आप 15 दिन की प्राइस चेंज कर लें, इस पर डिफरेंट जो है वो डिसीजन जो है टेबल पर हैं, डिस्कस हो रहे हैं, लेकिन जल्दबाजी नहीं करनी। अभी सिचुएशन इन कंट्रोल है, आगे जाते हुए इंशाल्लाह जैसे सिचुएशन अनफोल्ड होगी, टूल्स ऑलरेडी अवेलेबल है, ऑलरेडी प्लान्ड है, ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं, वो अकॉर्डिंगली जो है वो यूज किए जाएंगे, और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि पाकिस्तान इकोनॉमी और जो हमारा नेशनल इंटरेस्ट है इसको भरपूर तरीके से जो है इसको जो है सपोर्ट किया जाएगा। एनर्जी की डिमांड को भी कम करने के लिए मुख्तलिफ तरीके बरूए कार लाए जा सकते हैं। टाइप आप जो बातें कर रहे थे कि वैसे तो बहुत अरसा पहले हमें बहुत सी ऐसी चीज़ों पे पीस टाइम्स में भी इन मॉडल्स पे हमें जाना चाहिए, बट यू आर सेइंग, खुर्रम शहजाद हमें ये कह रहे थे कि अभी कोई घबराने वाली बात नहीं है, अभी अंडर कंट्रोल है, वी आर गुड एट द मोमेंट। अच्छा जी, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक जी भाई। अच्छा, कराची में आपने अपने शहरों का हाल जरा हमें बताएं। कराची में तो बड़ा कराची का हम बताते हैं ना, हमारा शहर तो कराची है, तो कराची में जी चंद रोज से ट्रैफिक का निज़ाम बिल्कुल दरम बरम है। कल आपको बताया ही था मैंने कि मैं लेट पहुंची, मैं घंटों से निकली हुई थी, बट मैं ऑफिस नहीं पहुंच पा रही थी, और फिर शो भी थोड़ा सा मैं भी बताऊं अपनी कहानी। आप तो भाग के आए थे। मैं पैदल आया था, एटलीस्ट 2-2.5 किलोमीटर फासले पे हमारी गाड़ी रुक गई थी, और उसके आगे जाने का कोई सिलसिला नहीं था। सो आई वॉक्ड लाइक 15-20 मिनट की वॉक की, और उसके बाद फिर हम दफ्तर पहुंचे। आज थोड़ा बेहतर है, आज थोड़ा सा बेहतर था, और आज मैं उससे भी पहले आ गई थी, तो बहुत ही पहले आ गई, बट एनीवे दिस इज द सिचुएशन। दानियाल सैयद है हमारे साथ, क्योंकि बहुत से रास्ते बंद भी किए हुए हैं, हसास मकामात को भी, रेड जोन एरिया भी कुछ अब क्या सूरत मामूल पर आ रही है। दानियाल सैयद है हमारे साथ, उनसे मालूम करते हैं। दानियाल, The last 2 days were really bad. मतलब उधर से माइकोलाची वाले रास्ते बंद थे, फिर बहुत सी मुतअद्दिद सड़कें बंद भी की हुई थी, एक्सेस भी लिमिटेड की हुई थी। आज क्या सूरत हाल है, आप कहाँ मौजूद हैं अभी? आप किधर हैं, पहले तो यहाँ से स्टार्ट करें। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं आई चंडीगढ़ रोड के ऊपर, और सूरत हाल गुज़िश्ता दिनों के मुकाबले में कुछ बेहतर है। वजूहात ये है कि ट्रैफिक पुलिस की जानिब से रेडियो ट्रैफिक जो है उसके ऊपर बार बार शहरियों से ये अपील की जा रही है कि जो आई चंडीगढ़ रोड पर बिला ज़रूरत वो ना आए, जिनको ज़रूरत है, जिनके दफातर हैं, वही सिर्फ आई चंडीगढ़ रोड का को इख्तियार करें। साथ ही साथ ट्रैफिक पुलिस की मज़ीद नफरी को इस अहम शाहरा पर, मरकज़ी शाहरा के ऊपर तैनात किया गया है। जो मुख्तलिफ मकामात पर कट्स हैं शाहरा आई चंडीगढ़ रोड पर, उनके ऊपर भी ट्रैफिक पुलिस की नफरी को तैनात किया गया है। टुकड़े टुकड़े में करके ट्रैफिक को जो है यहाँ पर चलाया जा रहा है। सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर इतवार के रोज़ जो बंद किया गया था। अच्छा दानियाल, जो सड़कों की बंदिश थी, जो माइकोलाची के अतराफ में सड़कों की बंदिश थी, या फिर ये नुमाइश के आसपास सड़कें भी एक्सेस लिमिटेड की हुई थी, वो बंदिश अभी तक है या खुल गई हैं? तमाम सड़कें अब खुले में हैं रास्ते आवाम के लिए? जी देखिए, बिल्कुल इतवार के रोज़ तो बंद थी। एम.ए. जिन्ना रोड मुकम्मल तौर पर नुमाइश चौरंगी के अतराफ भी, और एम.ए. जिन्ना रोड के बेशतर मकामात को बंद किया गया था। वो इतवार के रोज़ तक बंद थी, उसके बाद वो तमाम तर रास्ते खोल दिए गए। लेकिन माइकोलाची रोड पर सिक्योरिटी वजूहात की बिना के ऊपर जो रोड बंद किया गया, वो PIDC तक जो है वो बंद है। दो जानिब से रोड बंद होने की वजह से तमाम तर ट्रैफिक का जो फ्लो है वो आई चंडीगढ़ रोड पर आया, और जिन्होंने लियारी एक्सप्रेसवे का भी रुख करना था, वो भी तमाम अफराद आई चंडीगढ़ रोड की तरफ मुंतकिल हुए। तो यही वजूहात बनी कि अचानक से आई चंडीगढ़ रोड पर ट्रैफिक ये भी बड़ी एक बात है कि आई चंडीगढ़ तक भी कैसे पहुंच रहे हैं। मतलब हमारे लिए बड़ा मुश्किल है, हम तो यहाँ काम करते हैं, और आप कह रहे थे ये अनाउंसमेंट्स भी हैं कि गैर ज़रूरी कोई इस तरफ भटकेगा भी नहीं जिसका कोई काम ना हो। गैर जरूरी तो हो ही नहीं सकता इधर। अच्छा, उसके बाद फिर ऑब्वियसली ऑफिस टाइमिंग्स होते हैं। वी कैन इमेजिन कि जब ऑफिस खत्म हो रहा होता है तो तब भी रश हो। शामों को क्यों रश होता है? नहीं, मतलब दोपहर से रश होता है। हाँ, मतलब वो रश कभी खत्म होता ही नहीं है, वो चलता ही रहता है रश। जी बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि अतराफ की जो सड़क बंद हुई है उसकी वजह से ट्रैफिक पुलिस हुकाम का बताना है कि तमाम का तमाम फ्लो जो है वो इस आई चंडीगढ़ रोड के ऊपर मुंतकिल हो गया, और उस पर ट्रैफिक की रवानी को कंट्रोल करना नहायत मुश्किल रहा ट्रैफिक पुलिस के लिए। लेकिन गुज़िश्ता रोज़ जो ट्रैफिक शदीद जाम रहा, उसके बाद DIG ट्रैफिक और ट्रैफिक पुलिस के जो आला हुकाम है, उन्होंने इस तमाम तर जो तजारती शाहरा है उसके ऊपर सिक्योरिटी को बेहतर बनाने के लिए, ट्रैफिक को बेहतर बनाने के लिए, ट्रैफिक का
फ्लो बरकरार रखने के लिए तमाम तर कोशिशें की हैं। ट्रैफिक पुलिस के जवानों को यहाँ पर तैनात किया गया है। जिस मकाम पर मैं मौजूद हूँ यहाँ पर भी गुज़िश्ता रोज़ तक सिर्फ एक ट्रैफिक पुलिस एहलकार था, लेकिन यहाँ पर आज 5 ट्रैफिक पुलिस एहलकार दिखाई दे रहे हैं जो ठीक है, शुक्रिया आपका नानियाल। और भाई ट्रैफिक पुलिस एहलकारों की भी बड़ी सख्त ड्यूटी है। मैं देख रहा था रमजान में मतलब 5 एहलकार एक सिग्नल को मैनेज कर रहे हैं। एंड एक्चुअली दैट इज द ओनली वे कि वो मैनेज हो रहा है। इज इनसेन। मतलब शारा फैसल भी बहुत ज़्यादा पैक जा रही है आजकल, एवरी रूट दैट यू टेक। और एक होता है ना बाजार खुल जाते हैं ऑल दैट। और अगर आप सही सलामत आपकी सवारी बच के निकल जाए इन औकात में, मतलब बम्पर पे कोई खराश ना आए, तो यू आर लकी। अच्छा, हम ये भी पता करेंगे बाद में कभी कि कितने चलान हुए हैं इस सारे दौरानिए में। इन एनी केस वी आर टेकिंग अ हेडलाइन ब्रेक। वेलकम बैक। और हमने डिसाइड किया है कि इस वक्त हम क्रिकेट की बात करेंगे। और आपको पता है कि आज वर्ल्ड कप मतलब T20 का सेमीफाइनल हो रहा है। किस तरह हमारा इंटरेस्ट लूज हुआ है वैसे, जिसमें जी साउथ अफ्रीका के सामने है न्यूजीलैंड। किसके साथ हैं आप? इस न्यूजीलैंड की जगह पाकिस्तान भी हो सकता था। नहीं हो सकता था। अच्छा, एक तो प्लीज ये ख्वाब देखना छोड़ दें। हमने पहले ही बात कर ली थी कि बेस्ट टीम्स हैव टू बी देयर एंड वी आर नॉट द बेस्ट टीम एट द मोमेंट। लेकिन बिलाशुबा पूरे वर्ल्ड T20 में हमने इस कदर बुरी क्रिकेट खेली माशाल्लाह कि हम डिजर्व नहीं करते थे आज सच आगे जाना। ऐसी परफॉर्मेंस तो जाहिर है हो तो फिर क्या ही हो सकता है। फिर जुर्मानों की गैर मुसद्दक़ा खबरें भी आ रही थीं। कल हमें याया ने कहा था कि इस बारे में ना ही पूछें तो बेहतर है। फिर सिलेक्शन कमेटी के मसाइल भी सामने आए। अलीम डार साहब ने इस्तीफ़ा दे दिया, लेकिन अब बात तब्दीलियों की लहर तक आ चुकी है। इब्तिदा हुई है अगले हफ्ते से शुरू होने वाले बांग्लादेश के टूर के वनडे स्क्वाड के ऐलान से। जी, स्क्वाड में जी शाहीन आफरीदी कप्तान बरकरार हैं। बाबर आजम, साइम अयूब, फ़खर जमान को शामिल नहीं किया गया। व्हाई डोंट वी टॉक अबाउट दिस विद आवर गेस्ट? लेट्स टॉक, बिकॉज उन्होंने हमें ज्वाइन कर लिया तो उन्हीं से बात कर लेते हैं। अपना इंटरनेशनल डेब्यू करेंगे ODI में। और स्क्वाड में सलमान आगा हैं, फ़हीम अशरम है, वसीम जूनियर हैं और अबरार अहमद के साथ यंगस्टर मां सदाकत भी हैं। राशिद भाई हमारे साथ हैं, सिकंदर बख्त भी हमारे साथ हैं। राशिद भाई, कैसा आपको ये लाइनअप लग रहा है ऑफ द स्क्वाड? लाइनअप अभी तो देखा था इनको, इसमें 2-3 नए प्लेयर अच्छे हैं जो परफॉर्म करते हुए आ रहे हैं। मां सदाकत की बात करते हुए आए हैं। शामिल हुसैन अच्छा परफॉर्म किया हुआ है उन्होंने भी। और साथ बेग नहीं है विकेट कीपर, शायद उनको होना चाहिए था। इसमें 1000 रन किए डोमेस्टिक में उन्होंने, वो मौजूद नहीं है। बाकी वही पुराने प्लेयर्स हैं। सिलेक्शन कमेटी वही है, तो सोच वो रिफ्लेक्शन नजर आ रही है यहाँ पे। फ्रेंचाइज वाली रिफ्लेक्शन बहुत ज्यादा नजर आ रही है। कुछ नए प्लेयर्स हैं और अमेजिंग प्लेयर्स हैं, नो डाउट वो तो आना ही था। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि सिलेक्शन कमेटी वही है, तो वही रिफ्लेक्शन इस टीम में हमें नजर आ रही है। आप कह रहे हैं वही रिफ्लेक्शन हमें नजर आ रही है। सिक्कू जी से बात करते हैं। सिक्कू, ये बताइएगा, हम जाहिर है बाबर आजम की परफॉर्मेंस पे तनकीद हो रही थी, स्ट्राइक रेट पे पहले इशूज थे, फिर उनका नंबर नहीं था 4, और हमेशा जब भी तनकीद होती थी तो ये कहा जाता था कि यू नो ही शुड हिमसेल्फ कंसिडर अबाउट रिटायरमेंट फ्रॉम द T20 फॉर्मेट। T20 फॉर्मेट, जिस फॉर्मेट में ही एक्चुअली सूट्स, जो फॉर्मेट उनको सूट करता है वो सूट करते हैं उस फॉर्मेट को। ODI उसमें से उनको निकाल देना इज नॉट मेकिंग सेंस। ये देखिए, मैं आप लोग बात करते हैं ना कि कोच बदल दो, ये बदल दो, कुछ नहीं। आपको प्रॉपर सिस्टम बदलना पड़ेगा, ठीक है ना। अब मैं आपको बताता तो कौन से लड़के ड्रॉप हुए हैं। बाबर, उस्मान खान, शादाब, नवाज, साइम, नाफे, मिर्जा और उस्मान तारिक। उस्मान तारिक का इतना कहा जा रहा है कि दुनिया का सबसे शायद बड़ा बॉलर है, हर दुनिया का प्लेयर उससे परेशान, उसको क्यों नहीं रखा? क्यों नहीं रखा? नाफे को भी मजीद मौके नहीं मिल सकते थे। नाफे कौन है? मैं तो खैर अभी तक पता ही नहीं कि ये कौन है। मैं तो साफ बोलूंगा, देखा ही नहीं अभी तक। उस्मान तारिक को तो सीक्रेट वेपन कहा जाता है, और मतलब उस सीक्रेट वेपन को छुपा के रखा हुआ है जी। अब नए लड़के कौन आ गए? समद आ गया, जिसको रखा गया, खिलाया नहीं, अब वो वापस आ गया। हुसैन तलत दोबारा वापस आ गए, मां सदाकत आ गए, रिजवान को वापस बुला लिया गया, गाजी गौरी विकेट कीपर। अभी ये भी इस्लामाबाद यूनाइटेड के हैं, ये याद रखिएगा, इस्लामाबाद यूनाइटेड के हैं ये गौरी साहब, ये विकेट कीपर हैं। अभी जो साद बेग की बात की है राशिद ने, मैं उसको सेकंड करता हूं। एक लड़के ने 1000 रन किए, बेस्ट विकेट कीपर, बेस्ट बैट्समैन, बेस्ट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, कायदे आजम ट्रॉफी, 1000 रन से ज्यादा किए। यार उसको क्यों नहीं लिया? आप बंद कर दें। मैं बार बार कहता हूं कायदे आजम ट्रॉफी तो ये बंद कर दें फिर कायदे आजम ट्रॉफी टाइप चीजें। फिर अगर मतलब जब बेस्ट परफॉर्मर अगर नहीं जगह बना पा रहा। जी सिकंदर, ठीक है, तो आप इसको बंद कर दें।
मैंने उस दिन बोला था शायद 1-2 अरब रुपए, राशिद ने मुझे करेक्ट किया कि 5 अरब रुपए खर्च होते हैं कायदे आज़म ट्रॉफी, खत्म कर दें इसको, 5 अरब रुपए बचेंगे। जब एक टॉप परफॉर्मर आप नहीं ले रहे उसको तो फायदा क्या? अच्छा, मैंने उसका रिकॉर्ड भी निकाला, पिछले उसके अंदर पीएसएल में उसने 2 मैच खेले थे, सिर्फ 4 रन किए थे। और एक और लड़का साद मसूद, वो भी इस्लामाबाद यूनाइटेड का है, वो भी नया टीम में आया है, वो राइट आर्म लेग स्पिनर है और उसने 3 मैच खेले, सिर्फ 1 रन बनाया और उसने 3 मैचों में 4 ओवर किए, सिर्फ 12 ओवर की जगह 4 ओवर, 1 विकेट आउट किए। तो और वो उसामा मीर कहाँ गए? ये भी तो होते थे, वो पता नहीं कहाँ है, उनका नाम इंग्लैंड 100 में मैं पढ़ रहा था, वो आया हुआ है। तो हम लोग जब तक ये सिस्टम अपना सही नहीं करेंगे, नकवी साहब से मैं फिर हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा, सर आप पहले अपने डायरेक्टर डोमेस्टिक क्रिकेट से ये पूछें कि वर्ल्ड कप कल खत्म हो रहा है, अभी चल रहा है, आप नेशनल T20 चैंपियनशिप करा रहे हैं। अच्छा, इसलिए तो कोई फॉर्मूला होना चाहिए। हुमा, आप मुझे बताएं, अगर इस पे कोई फॉर्मूला हो सकता है कि भाई जो बेस्ट परफॉर्मर होंगे ना, या बेस्ट टूर परफॉर्मर्स होंगे कायदे आज़म ट्रॉफी या इस तरह के किसी टूर्नामेंट के, उनको लेना लाजिम करार दिया जाए फिर। नहीं तो यही तो ओवरऑलिंग जिसकी हम बात कर रहे थे। अब्दुल्ला, बात सुने, जब मैं पहली दफा मुझे सेलेक्टर बनाया था तो ज़िया साहब ने, तो मैंने यही चीज रखी थी जो आपने अभी बोली है, और उस बेस पे मैं किसको लेकर आया था आज से 20 साल पहले, मिसबाहुल हक को, उसके हाईएस्ट रन थे उस वक्त। It should be a compulsion. वैसे it's not such rocket science. This is how it should be. The person who जो मेरिट पे उतरता है उसको रखे। राशिद भाई, आपका क्या कहना है? और अभी ये सारी बातें जो कर रहे थे, ये कायदे आज़म ट्रॉफी वगैरह फिर खत्म कर दे, नहीं बिल्कुल कुछ खत्म ना करें, यही तो सिस्टम ठीक करना है। जी राशिद भाई। जी बिल्कुल ठीक करना है। देखें, इसमें सेकू भाई की बात बजाय बिल्कुल ठीक कह रहे थे। अब्दुल समद T20 के प्लेयर थे, वो वनडे में कैसे आ गए? फिर सुफियान मुकीम की हम बात कर रहे हैं, वो तो आपका जनरेशनल टैलेंट था वो। फिर उस पर फोकियत हमें फैसल अकरम को दे रहे हैं, जो कि अभी तजर्बाकार नहीं है, वो भी अच्छा है, ऐसा नहीं कि अच्छा नहीं है। हमने साइम अय्यूब को ड्रॉप किया है T20 की परफॉर्मेंस के ऊपर। वो तो 17 मैच में 3 सेंचुरीज है उसकी, 47 का एवरेज है, 100 का स्ट्राइक रेट है उसका। तो कभी कभार ऐसा और ओवर भी कराता है, तीनों फॉर्मेट में हम लेके आ जाते हैं बगैर परफॉर्मेंस के। और कभी हम जो नी जक करते हैं ना, ये नी जक रिएक्शन है जो ड्रॉप करते हैं आप अच्छे प्लेयर्स को। आप ठीक है, फहीम अशरफ को हमने देखा हुआ है, अच्छा प्लेयर है, लेकिन हम यहाँ पे अहमद दानियाल को ट्राई कर सकते थे, यहाँ पे बहुत सारे प्लेयर हम ट्राई कर सकते थे। उनको खिलाना जरूरी है क्या? और इतनी जरूरी सीरीज थी भी नहीं। अभी दुनिया वर्ल्ड कप देख के हटी है। अब इंडिया पाकिस्तान का मैच देख के या ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका का मैच देख के हम बांग्लादेश पाकिस्तान का मैच देखेंगे? कौन देखेगा इसको? मतलब कि हमारी तो जॉब है, हम कर रहे हैं, लेकिन जो इसको माइंडसेट बनाने वाले हैं तो ऑस्ट्रेलिया चले जाते हैं, इंग्लैंड चले जाते हैं। अच्छा, वैसे राशिद भाई ये बता दीजिए, ये जो सिकंदर कह रहे थे कि जब उनको सेलेक्टर बनाया था तो इट वाज अ अनसेड रूल कि भाई जो बेस्ट परफॉर्मर होगा इन टूर्नामेंट्स का, ही और शी ही वुड बी कंसिडर्ड। तो ये रूल बन जाना चाहिए, फिर पॉलिसी बनती है इसको, ये आपकी सिलेक्शन की एक पॉलिसी होती है, हमारे पास है नहीं। और उसमें होना ये चाहिए कि लास्ट बैट्समैन के लिए लास्ट 3 ईयर्स की परफॉर्मेंस आप काउंट करें, बॉलर्स के लिए 2 कर सकते हैं। और उसमें होता है क्या है कि हमें रिक्वायरमेंट क्या है, जैसे इन्होंने मिसबाहुल हक की बात की, उस वक्त रिक्वायरमेंट मिसबाहुल हक की होगी और उस वक्त वो इन हो गए। अभी क्या जरूरी नहीं है 4 ओपनर है 1000 रन के लिए उनमें से हम ले, उसमें होता है क्या, रिक्वायरमेंट क्या है, कितने कौन सा लेफ्ट हैंड चाहिए हमें ओपनर या राइट हैंड चाहिए, तो उसमें आप जा सकते हैं कि इस तरह से आप टीम को बना सकते हैं। परफॉर्मेंस बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन सारे सिलेक्ट नहीं हो सकते। जाहिर है जगह बनेगी तो सिलेक्ट होंगे ना। जी जी जी, इसीलिए बिकॉज कभी कभार तो खैर किसी की परफॉर्मेंस भी नहीं होती, फिर भी जगह बन रही होती है, और कभी कभार बहुत ज़्यादा परफॉर्मर्स हो जाते हैं, हर कोई तो ओपन भी नहीं कर सकता। हेंस वी नीड अ पॉलिसी, हेंस वी नीड अ स्ट्रक्चर। आपको लगता है सिकंदर कि अब आफ्टर ऑल दीज फियास्को, मतलब हम और किस चीज़ का इंतजार करेंगे? अब कोई स्ट्रक्चर बनेगा, कोई ओवरहॉलिंग होगी? क्योंकि अभी हमने उसी लय में एक और टीम की अनाउंसमेंट भी कर दी है जो बांग्लादेश जाएगी। देखिए, ये किसी के ऊपर फाइन लगा देना, किसी को एक मैच जीतने में 50 लाख रुपए देना, ये कोई थ्योरी नहीं होती। जैसे आपने कहा ना, एक पॉलिसी बनती है, आप उसको इवैल्यूएट करें हर 6 महीने बाद, 3 महीने बाद लड़कों की। सिकंदर सॉरी, आपने अभी इस फाइन की बात की है, ये कंफर्म कर दें, क्योंकि अभी तक हमें नहीं पता कि ये फाइन लगा नहीं लगा। मतलब सुनने में आ रहा है कि उनको नहीं, तो अगर फाइन लगना ही है तो फिर इनकी जो सैलरीज होती हैं उन पे फाइन होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट को अदा करना चाहिए, या व्हाटएवर। वन टाइम क्यों हो फिर?
नहीं, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जैसे आपने एक कैटेगरी हटा दी ना 60 लाख रुपए वाली, जो हमारे ज़का अशरफ साहब ने पता नहीं किस खौफ और डर से पाकिस्तान की टीम के आप सरबराह हैं, मतलब है चेयरमैन, आपने डर के हमारे लड़कों से 60 लाख रुपए तनख्वाह कर दी उनकी, कैसे, मतलब किस किस्म के चेयरमैन आए हमारे यहाँ क्रिकेट में, मैं तो हैरान हूँ इस बात पे। तो आपको पहले जो है इनके सजा के तौर पे आप ये करेंगे C-D कैटेगरी है ना उसकी तनख्वाह दें और फिर इवेलुएट करें हर 6 महीने बाद कि भाई ये लड़का परफॉर्मेंस दे रहा है नहीं दे रहा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या, आपने शाहिन शाह अफरीदी की क्योंकि परफॉर्मेंस भी वैसी है। नहीं सर, उसकी वैसे तो सिकंदर एंड राशिद भाई कोच पे भी कुछ थोड़ा सा जुर्माना बनता है, मतलब व्हाट डू यू थिंक, व्हाई शुड क्लॉज में नहीं होगा जुर्माने का? देखिए जो बात कर रहे हैं ना कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं दे, ठीक है जज्बात में हम बात करते हैं, लेकिन अगर हम सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं देंगे प्लेयर को या नीचे लेके आएंगे तो प्लेयर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट साइन ही नहीं करेगा। दुनिया भर में इतनी लीग हो रही है, इतनी आईसीसी ने क्यों बाउंड किया हुआ है कि 20 प्लेयर 25 प्लेयर आप साइन करके रखे हैं। जिस दिन ये हो गया कि करी पैकर एक बन जाएगा तो हमारे सारे प्लेयर तो IL T20 में साइन कर लेंगे, फिर पाकिस्तान के पास जो रहे सहे प्लेयर हैं वो भी नहीं रहेंगे। इसीलिए बाउंडिंग जरूरी होती है प्लेयर की मर्जी होती है कि वो साइन करे नहीं करे। अभी कल अगर कोई प्लेयर अगर बोल दे यार मैं सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करूंगा, हम लोग सब पीछे पड़ जाएंगे उस पर, ये मुल्क के लिए नहीं खेलना चाहता, ये ऐसा करना चाहता है, इनको T20 चाहिए। तो बहुत सारी चीजें हमें देखनी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, और भी क्रिकेट बोर्ड करते हैं ऐसा कि फाइन कर दो, इनामत दे दो। आपके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में जितने भी रिवॉर्ड दिए जाते हैं उसके अंदर दर्ज होता है, उसके अंदर जरूरी नहीं है कि हर दूसरे दिन वर्ल्ड कप हारने के बाद हर दूसरे दिन एक नई ब्रेकिंग न्यूज आएगी। एक आई हमारे पास फाइन की आई, आज हमने सरफराज की फ्लोट की है, सारे जराए होंगे। जराए कौन है? जराए मैं और आप हैं, वो भी हमने सुन लिया। अब कल दूसरी आएगी एक ब्रेकिंग, फिर उसके बाद एक और ब्रेकिंग आएगी, और ब्रेकिंग के सहारे हम लोग जिंदा रह रहे हैं। अच्छा जी यार शाहीन बात सुने अब्दुल्ला जी मैंने शाहीन की बात की है, वो तो अनफिट लग रहा है, वो कैसे 10 ओवर कराएगा? क्या आपने उसका फिजिकल टेस्ट कराया? जी, और भी जो हमारे सुपरस्टार माजी के गेंदबाज है वो भी कह रहे हैं कि उनकी इंजरीज पाइल अप हो चुकी हैं, अब वो नहीं खेल सकते मजीद। इसी आपने उसको कप्तान बना दिया यार 10 ओवर के मैच की बात कर रहे हैं, वो उसने 10 ओवर करने। और अगर सीरीज मतलब सीरीज भी वैसे को बहुत ही कुछ डू एंड डाई सीरीज तो नहीं है हमारे लिए। और अगर इतने अनफिट हैं तो क्यों फिर अभी तक उसी में है? मतलब खुद अगर वो कह रहे हैं कि पाइल अप हो गए, जैसे मैं बात कर रहा हूं कि इसीलिए रूल्स एंड रेगुलेशन और पॉलिसीज बनाई जाए और उसको फॉलो किया जाए, जिसके अंदर ये फिटनेस टेस्ट हो, उसके बाद इवैल्यूएशन हो परफॉर्मेंस की, और उसके अंदर अपग्रेडिंग और उसको डिग्रेड करने वाली चीजें इसमें रखनी चाहिए कि भाई आपको जो है हम आपके कॉन्ट्रैक्ट को हम कम करेंगे, ज्यादा करेंगे, सब चीजें होनी चाहिए। अच्छा, अब रेड बॉल में हमारे पास आ रहे हैं जी, जराए हमें बता रहे हैं कि सरफराज अहमद आ रहे हैं हेड कोच के तौर पर। भाई अभी आप भी कुछ इशारा दे रहे थे, व्हाट्स हैपनिंग देयर? जी ये ब्रेकिंग है, और हालांकि मई में हमारे टेस्ट सीरीज है तो जरूरत नहीं थी अभी फ्लोट करने की इसको ना, लेकिन ये कि हमें थोड़ा सा डायलूट करनी होती है चीजें मीडिया में। तो आ जाए सरफराज, जब आएंगे हम बहुत अच्छी तरीके से उनकी लिए बात भी करेंगे, लेकिन अभी मेरे ख्याल से फोकस होना चाहिए वनडे क्रिकेट। आज टीम अनाउंस हो गई है और नई ब्रेकिंग के लिए हम रेडी हो जाते हैं, और टेस्ट मैचेस हमारे बाद में अभी PSL है तो उसमें देखेंगे। ठीक है जी। सिकंदर, योर थॉट्स ऑन सरफराज's name being floated as the head coach? सर मैं कहता हूं आप दुनिया का कोई कोच ले आए, सिस्टम क्रिएट करें। जब तक आप सिस्टम नहीं बनाएंगे, हमने उनकी कोचिंग देख ली, बहुत अच्छी बात की थी आज मोहम्मद आमिर ने कि उनको आप पहले जूनियर में ही रखें, लेट हिम ग्रो। वो वहां जूनियर्स में रह के जब सीख लेगा अच्छी तरह, फिर उसको लेकर आए बड़ों में। आप अभी उसको लाए जुमा 4 दिन हुए, और सबसे पहले मैं फिर हाथ जोड़कर नकवी साहब से दरख्वास्त करूंगा कि फ्रेंचाइज क्रिकेट को बिल्कुल अलग कर दें, पाकिस्तान क्रिकेट को बिल्कुल अलग कर दें। फ्रेंचाइज क्रिकेट का कोई बंदा पाकिस्तान क्रिकेट में ना आए, वरना आपके साथ यही होगा जो इस वक्त हो रहा है। फ्रेंचाइज को प्रमोट किया जाता है और कुछ नहीं है यहाँ पर, इसलिए प्लीज आप कह रहे हैं फ्रेंचाइज क्रिकेट को बिल्कुल अलग कर दें, वहां से कोचेस भी नहीं होने चाहिए। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया एंड राशिद लतीफ़। ओके अच्छा जी, मौजूदा जो सूरत हाल है पर्टिकुलरली जंग की, उसके बारे में हम दोबारा बात करेंगे। सैयद अली जाफरी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, तेहरान में मौजूद सहाफ़ी हैं। बहुत शुक्रिया जाफरी साहब। बताइएगा सबसे पहले तो कि ईरान पर इसराइली हमले के बाद अब ये तनाज़ा पूरे ख़त्ते में फैल चुका है। अमरीकी हुक्काम की जानिब से कन्फ्यूज बयानात के बाद ये ख़दशा भी है कि ये सिलसिला लंबा चलेगा।
ऐसे में पाकिस्तान दीगर ममालिक ये समझते हैं कि इस मसले का हल सिफारती तौर पर ही होना चाहिए और ये भी समझते हैं कि ईरान को दीगर खित्ते के ममालिक पर हमले नहीं करने चाहिए अगर वो गारंटी दें कि जी उनकी सरजमीन नहीं इस्तेमाल होगी। क्या तवक्कुआत रखनी चाहिए हमें अब इस मौके पे? जहाँ तक बात है मुज़ाकरात के टेबल पे वापस आने की, तो उस पर अभी मेरी नज़र में ये बिल्कुल गैर मुमकिन नज़र आता है ईरान के अंदर, क्योंकि अवाम के अंदर एक शदीद गम गुस्सा पाया जाता है इस वजह से कि ईरान पिछले 10 साल से मुसलसल मुज़ाकरात करता है और उन मुज़ाकरात का नतीजा अभी तक ईरान के लिए कोई पॉजिटिव अंदाज में नहीं निकला, बल्कि हमेशा जंग पे जाके वो ख़त्म हुआ, जबकि ईरान की तरफ से हमेशा वो शराइत मानी गई जो मुज़ाकरात के टेबल पे रखी जाती हैं। तो अब हुकूमती हलकों में भी और आवाम में भी मुज़ाकरात की फ़िलहाल तो कोई बात नहीं की जा रही और कोई मुज़ाकरात की तरफ जाने का इंदिया भी नहीं दिया जा रहा। जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक है कि ईरान पाकिस्तान से इस मामले में क्या तवक्को रखता है, तो उसमें मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान को ईरान एक हमसाया मुल्क होने के अलावा एक दोस्त और बरादर मुल्क के तौर पे देखता है और ईरान के अंदर जो है वो जो एक ओपिनियन अभी पाया जाता है पाकिस्तान को लेके, ख़ास करके 2025 की जून की जंग के बाद और अभी भी दोबारा जब ये जंग ईरान के ऊपर मुसल्लत की गई है, वो एक काफ़ी मुस्बत ओपिनियन है बाकी ममालिक की निस्बत। ईरान इस मामले में पाकिस्तान से जो सबसे ज़्यादा तवक्को रखता है वो बॉर्डर सिक्योरिटी की है, और क्योंकि बलूचिस्तान का जो बॉर्डर है पाकिस्तान और ईरान के बीच, उसको शायद कहीं ना कहीं अमेरिका या इसराइल या बाकी दुश्मन ममालिक यूज़ करने की कोशिश करें ईरान के अंदर एक नाअमनी की सूरत हाल फैलाने के लिए। तो ईरान उस मामले में पाकिस्तान से बॉर्डर सिक्योरिटी के हवाले से कोऑपरेशन की तवक्को रखता है। उसके अलावा ईरान ये तवक्को रखता है कि पाकिस्तान ईरान के रिएक्शन को अंडरस्टैंड करे। ईरान ने डिप्लोमेसी की कोशिश की, ईरान ने आसपास के तमाम ममालिक को हमरा लेने की कोशिश की, अपने साथ करने की कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद जो है वो बेसिस दी गई, एयर स्पेस दी गई बाकी ममालिक की जानिब से, और जिसके रिएक्शन में हमें नज़र आता है कि ये जंग अभी सिर्फ 1-2 ममालिक की हद तक महदूद नहीं है बल्कि ये फैल चुकी है। अच्छा, ये भी समझाएं कि इस वक्त जो ख़बरें और हालात हमारे सामने हैं उसमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ईरान में इस वक्त निज़ाम कौन चला रहा है, क्योंकि रोज़ हमें मिसाइल्स की ख़बरें, इतने लोग मर गए, पूरी एक लीडरशिप जो है वो ख़त्म हो गई, तो वहाँ का सिस्टम ऑब्वियसली किसी के तो हाथ में होगा, कौन है? तो मैं आपको बताता चलूँ कि क्योंकि ईरान इन शराइत के लिए बिल्कुल तैयार था, दुरुस्त है कि ईरान मुज़ाकरात के बीच में था, लेकिन ईरान ये तवक्को रखे हुए था कि हमला किसी ना किसी वक्त पे किया जाएगा। तो इसी वजह से ईरान पहले से इन शराइत की तैयारी कर चुका था। इस वजह से ईरान के ओवरऑल स्ट्रक्चर पे कोई फ़र्क नहीं आया। हुकूमत अपना काम बिल्कुल रूटीन के मुताबिक जारी रखे हुए और लोगों की इमदाद और लोगों की ज़रूरियात को पूरा करने में मसरूफ़ है, जिसमें हुकूमत में सदर और बाकी जो वजारतें वो शामिल हैं। उसके अलावा जो मजलिस ख़बरगान है जो रहबर का इंतखाब करती है, वो भी अपने काम में मसरूफ़ है और इस दौरान काफ़ी चंद दिन से मीटिंग्स और इजलास जारी हैं जिनमें नए रहबर के इंतखाब पे बात हो रही है। अभी तक किसी को मुंतखब नहीं किया गया, ना किसी का नाम जो है वो ईरान की तरफ से किसी का नाम अनाउंस नहीं किया गया। और बाकी जहाँ तक मिलिट्री इंस्टीट्यूशंस की बात है जिसमें सिपा और आर्मी और बाकी इदारे शामिल हैं, वो भी बिल्कुल रूटीन के मुताबिक अपना काम जारी रखे हुए हैं। ठीक है, आप कहने सारा सिस्टम चल रहा है और सुप्रीम लीडर के लिए मुश्तबा खामेनेई का नाम ज़ाहिर है आया है। अब ये बताइएगा हमें, जाफरी साहब के इत्तलात हैं कि ईरान के अंदर से मुज़ाहमत शुरू करवाने के लिए अमेरिका अलहदगी पसंद कुर्दों को मुतहर्रिक करने की कोशिश कर रहा है। ऐसा हुआ तो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग सूरत हाल बन जाएगी बेदिन। अब जब फौजी हमला हुआ तो ज़ाहिर है कि मुल्क में एक अफरा तफरी की सूरत हाल पैदा होती है और इस वजह से वो दुश्मन जो है इस चीज़ को एक बेहतरीन मौके के तौर पे देखता है और शायद वो इस हवाले से कोशिश करे कि वो इन ग्रुप्स को फ़ाल करे। लेकिन ईरान की जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो पहले से इस सूरत हाल के लिए तैयार थी और उन्होंने इस हवाले से कुछ ऑपरेशंस जंग से पहले हत्ता अंजाम दिए और अभी जंग के दौरान भी जो है वो इन सेपरेटिस्ट ग्रुप्स के ख़िलाफ़ जो है वो ऑपरेशंस जारी हैं। तो ईरान में इस टाइम पे सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से इसको कोई बड़ा थ्रेट नहीं समझा जाता। उसकी वजह यह है कि इनको काफ़ी हद तक कंट्रोल किया जा चुका था जंग से पहले, और ज़ाहिर है कि अभी भी अगर कोई इस तरह की कोई कार्रवाई करने की कोशिश करता है या कोई हरकत करने की कोशिश करता है तो उसके साथ सख्ती से निपटने के लिए तैयार है।
कॉरेड, बहुत शुक्रिया। सैयद अली जाफरी तेहरान से हमें ज्वाइन किया था। अगेन ये वही सारी चीज़ें जो कि एवरी डे इज़ अ न्यू डेवलपमेंट, समथिंग एल्स इज़ हैपनिंग, और देख रहे हैं हम सारे। अच्छा, वेलकम बैक। हम ट्रैफिक की बात कर रहे थे और कराची में बहुत बुरा हाल है आजकल ट्रैफिक का, एंड इट इज़ नॉट मेकिंग सेंस। मतलब वो ट्रैफिक कभी बहाल बेहतर होती ही नहीं है आजकल, हम ये देख रहे हैं। सो वी नीड टू नो इसके बारे में क्या हो रहा है। काशिफ नदीम साहब ने हमें ज्वाइन किया है, DSP सिक्योरिटी एंड ऑपरेशन। काशिफ साहब, सबसे पहले तो ये बता दें कि कराची की बहुत सी सड़कों पर आजकल जिस तरह का ट्रैफिक जैम सुबह शाम हो रहा है, बल्कि हर टाइम ही होता है, तो शहरियों के लिए ये बहुत बड़ी परेशानी है, बड़ी गैर मामूली बात है। क्या ट्रैफिक पुलिस की नज़र में ये कोई मसला है, या इसे रूटीन समझा जा रहा है, या फिर कुछ एक्स्ट्रा किया जा रहा है? जी, हमारे लिए बहुत बड़ा मसला है और बिल्कुल हम इसको रूटीन पे नहीं देख रहे, और एक्स्ट्रा नफरी हमने मुख्तलिफ अजला से उठा के जहाँ पे ये मसले आ रहे हैं उस जगह पे ये लगाई है। मुतबादिल रूट्स हमने इनके लिए फराम किए हैं और बिल्कुल कतन इसको रूटीन में नहीं समझा जा रहा। हमारे तमाम ऑफिसर्स, ये DIG साहब, SSP साहब, DSPs, SOs, ये जितने लोग हैं ये ऑन ग्राउंड रोज़ा खोलते हैं। कल हमारी पूरी टीम शाइन कॉम्प्लेक्स में मौजूद थी, हमने वहाँ सबने वहाँ अफ्तार किया चलते फिरते हुए। काशिफ साहब, एक्स्ट्रा नफरी बिल्कुल सड़कों पे नज़र भी आ रही है, लेकिन इट्स नॉट मेकिंग मच ऑफ अ डिफरेंस। आज फिर भी हालात कुछ बेहतर हैं, लेकिन ट्रैफिक रवां रखना इन शाहराहों पर कुछ सड़कों की बंदिश की वजह से, जो इलाके बंद हैं उनकी वजह से एक चैलेंज बना हुआ है। क्या वजूहात हैं? आपको मज़ीद नफरी वहाँ चाहिए, या फिर हालात ऐसे ही रहेंगे, ट्रैफिक का दबाव बहुत ज़्यादा है, या फिर शहरी बात नहीं सुनते हैं और कोई एक गलत टर्न लेता है और फिर मीलों लंबी कितारें लग जाती हैं? क्या होता है? आप देखें, यानी कि दो बड़े मेन रोडों की ट्रैफिक शिफ्ट हो गई IH चुंदरीगढ़ रोड के ऊपर। IH चुंदरीगढ़ रोड आप सबने देखा हुआ है, इसकी कैपेसिटी मुश्किल से 3 लेन्स छोटी गाड़ियों के लिए जाने की है और 3 लेन्स आने की है। और पूरा आप ये बैंकिंग हब है, कमर्शियल हब है, सरकारी ऑफिसेज हैं इसके ऊपर। जो अपनी रूटीन की ट्रैफिक ये उठाता था उसको ये मैनेज करते थे, अब हमारे डबल प्रेशर इसके ऊपर पड़ गया है, तो वो सारी ट्रैफिक भी इसी रोड के ऊपर आ गई। एमेजना रोड आपके सामने है, BRT ग्रीन लाइन का काम वहाँ पे हो रहा है, तो लोगों ने वहाँ से भी अपने आप को स्विच किया है इस तरफ, IH चुंदरीगढ़ की तरफ और शाहरा फैसल की तरफ। तो इन वजूहात की बुनियाद के ऊपर जो है वो बहुत सारा ट्रैफिक जो है वो IH चुंदरीगढ़ रोड पे शिफ्ट हो गया। ये जो हमारे जिस तरह आवाम हमारी जहाँ मौका मिलता है वो वन वे और रॉन्ग वे में जाते हैं, हम बहुत उनको रोकते हैं, कोशिश भी करते हैं, टिकट्स भी उनके ऊपर जनरेट कर रहे हैं सारे, तो उनकी ज़रा सी जल्दबाजी की वजह से ये ट्रैफिक का मसला खड़ा हो जाता है। तो सब अपनी अपनी बारी का इंतजार करें, तो इंशाल्लाह सबको रोज़ों तक पहुँचाएंगे। अच्छा, अब ये सड़कों की पता नहीं ये क्लोजर कब तक चलता रहेगा। ईद शॉपिंग का रश भी सर पर आ गया है बाय द वे, और हर सड़क पर डबल ट्रिपल पार्किंग ये है ना, ये भी नज़र आना शुरू हो जाएगी। और ऑब्वियसली डेवलपमेंट वर्क जो तरक्याती काम है वो उसका मलबा अलहदा है। तो क्या कोई चांस है कि सब सेट हो जाएगा, या हमें ही आदत पड़ जानी चाहिए, अब हमें याद ही हो जाना चाहिए कि ये अभी चलेगा थोड़ी देर के लिए निज़ाम? तरक्याती काम शहर में जो हो रहे हैं वो आपकी नॉलेज में भी हैं और हम उसको मैनेज कर रहे हैं, वहाँ भी नफरी सारी लगाई हुई है। और जो ईद शॉपिंग के लिए हमारी जो ड्यूटियाँ हैं वो ऑलरेडी प्लान हमने पहले निकाल दिया हुआ है। उसके अंदर हमने बहुत सारे हमारे ऑफिसेज 10% कैपेसिटी पे काम कर रहे हैं। मैक्सिमम हमने अपने ऑफिसेज खाली करके ऑन रोड्स ले आए हैं। तो ये हमारी नफरी जो है अभी दिन रात काम कर रही है अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी में। तकरीबन इस वक्त हम 3500 लोग जो हैं वो शाम वाली शिफ्ट में काम कर रहे हैं। 5077 टोटल नफरी है हमारे पास। डबल पार्किंग ट्रिपल पार्किंग के लिए मैंने आपको बताया कि हमारे पास रोबो कार्स हैं, हमारे पास ड्रोन यूनिट है, और ये हम सारे इनके टिकट जनरेट कर रहे हैं। हैवी फाइन है। कार अगर डबल पार्किंग में, ट्रिपल पार्किंग में, नो पार्किंग में खड़ी होगी तो उसके ऊपर 10,000 रुपये फ़ाइन है। इसी तरह बाइक होगी तो उसके ऊपर 2,000 रुपये फ़ाइन है। तो आवाम से गुजारिश है कि वो अपना शॉपिंग का प्लान जो है उसको देख के निकले हैं, उसकी टाइमिंग्स भी देख लें, और जहाँ आपको प्रॉपर पार्किंग नज़र आए सिर्फ वहाँ आप अपनी गाड़ी पार्क करें। अगर आपने कहीं गलत पार्क की, डबल लाइन में पार्क की, ट्रिपल लाइन में पार्क की, तो आपको फ़ौरन टिकट आ जाएगा। बहुत शुक्रिया। काशिफ नदीम साहब हमसे बात कर रहे थे, DSP एंड ऑपरेशंस। और थोड़ा सा वैसे हमें भी यूज्ड टू हो जाना चाहिए Certainly. और अपने मार्जिन रख के निकलें, क्योंकि जाहिर है जो सड़कें बंद हैं वो तो है ही ना। हाँ। और वो जब तक नहीं खुलती तब तक इन सड़कों पे दबाव कम नहीं होगा। और फिर वो शॉर्टकट भी लेते हैं, रॉन्ग वे भी निकलना, मतलब वो और ज़्यादा मुसीबत उसमें पड़ती है। बहुत सी चीज़ें होती हैं। अच्छा जी, कुछ इफ्तारी की तैयारियों पे बात होगी, ब्रेक लेंगे उसके बाद।
फैसलाबाद जाएंगे और हमाद अहमद हैं और कुछ नई किस्म की हमें चार्ट्स दिखा रहे हो। ओके, देखें और फिर हमें बताएं हाउ यू फील अबाउट इट। अहमदाबाद के इलाके में मौजूद हैं और यहाँ पर एक मशहूर सौगात है जहाँ पर ये फ्रूट चाट की बेसिकली ये दुकान है। यहाँ पर जो मुनफरद चीज़ ये है कि जो फ्रूट चाट है वो चिकन समोसा फ्रूट चाट बनाई जाती है। और चिकन समोसे की मेज़ेज से फ्रूट चाट बनाई जा रही है। इसके साथ दही बल्ले, उसके साथ चिकन समोसा ऐड किया गया है और ये मशहूर है। इसके साथ जो फ्रूट चाट्स हैं उसमें मुख्तलिफ वैरायटीज़ हैं, ड्राई फ्रूट की मेसेज करके तैयार किए जा रही हैं। ये यूनिक आइटम है, ये समोसा चिकन वाला होता है, उसके साथ फ्रूट चाट आती है। पूरे पाकिस्तान में नहीं है, ये हमने नवी लॉन्च की है, 2 साल हो गए। समोसा चिकन से नाल दही पल्ले, ये भी पूरे पाकिस्तान में नहीं है, जो खाए का मज़ा आएगा इंशाल्लाह। 20 से ज़ायद जो इनकी आइटम्स जो हैं वो शामिल करके ये जो फ्रूट चाट बनाते हैं, जिसमें फ्रूट चाट जो है वो 2 किस्म की तो रूटीन में है, जिसमें क्रीम चाट है और दूसरी फ्रूट चाट है। जबकि चिकन समोसे के साथ ऐड करके जो एक चाट बनाई गई है, इसके साथ दही बल्ले जो हैं उनके साथ चिकन समोसा ऐड करके उसको एक वैरायटी तैयार की गई है। अच्छा, मेरा दिल चाह रहा है कि मैं इस दुकान जाके ना अपनी पसंद की चीज़ें मिक्स कर लूँ, क्योंकि इतने मिक्सचर्स चल रहे हैं इधर, कुछ मुझे अच्छे लगे कुछ नॉट। अच्छा जी, दैट्स इट। एंड लाहौर और इसके गिरदोनवा में अज़ान मगरिब का वक्त होने वाला है। हम आपसे इजाज़त ले रहे हैं, कल मिलेंगे।